Friends, welcome to classes today. So I am talking about very quickly physics for class 10th light. ठीक है फ्रेंड्स, तो पार्ट 1 में हमने जो लगाया था वो प्रकाश था, प्रकाश के गुण, प्रकाश का परावर्तन, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब दोनों लगाए थे हमने। और गोलीय दर्पण दो प्रकार के, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषा लगाई थी लास्ट वीडियो में। वक्रता केंद्र, ध्रुव, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, दर्पण का द्वारक, मुख्य फोकस, फोकस दूरी, फोकस तल, ये सब हम पार्ट 1 में बात कर चुके हैं फ्रेंड्स। अगर आपने नहीं देखा है तो पार्ट 1 देख लें प्लीज़, उसके बाद पार्ट 2 देखें, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का पहला टॉपिक है प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब का बनना फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। प्रतिबिंब बनने के नियम। प्रतिबिंब बनने के नियम में पहला नियम है, तो पहला नियम है प्रतिबिंब बनने का नियम। M1 M2 कोई अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, F फोकस, C वक्रता केंद्र, इनको मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको मुख्य अक्ष बोलते हैं फ्रेंड्स। इसका नाम है मुख्य अक्ष। ठीक है, तो पहला नियम है, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है, ये आपतित किरण हमारी कैसे जा रही है? मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। ठीक है, दर्पण के किसी बिंदु ए पर मिलेगी, मिलने के पश्चात इसका होगा परावर्तन। परावर्तन होने के बाद ये किरण कहाँ से गुजरती है? मुख्य फोकस से होकर गुजरती है फ्रेंड्स। अवतल दर्पण में ऐसा होता है। दोबारा सुन लीजिए, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर गुजरती है तथा दर्पण के किसी बिंदु पड़ने के पश्चात उसका परावर्तन होता है। परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरती है? मुख्य फोकस से होकर गुजरती है अवतल में। ठीक है, और उत्तल में कैसा सीन होता है? ये ध्रुव है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। तो प्रकाश किरण कहाँ से जा रही है? ये हमारा मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण जा रही है फ्रेंड्स। तो ये क्या हो जाता है, हमको इसमें तो मुख्य फोकस से होकर गुजरती है और इसमें हमको ऐसा लगा कि मुख्य फोकस से होकर आ रही है। ठीक है, मुख्य अक्ष समांतर जाएगी और दर्पण के किसी बिंदु ए पर जाकर गिरेगी। अब दूसरे माध्यम में जा नहीं पाएगी क्योंकि कलाई कर रखी है भाई, परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौटनी है। तो हमको ऐसा लगता है कि परावर्तित किरण जो परावर्तित होकर आई है, ऐसा लगता है कि मुख्य फोकस से होकर आई है। तो नियम नंबर 1 जरा ध्यान से समझेंगे कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, दर्पण के किसी बिंदु ए पर जाकर मिलती है तथा परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है इसमें, और इसमें ऐसा लगता है कि मुख्य फोकस से होकर आते ही प्रतीत होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पहला नियम हो गया प्रतिबिंब बनने के। हम पढ़ा रहे हैं आपको प्रतिबिंब बनने के नियम, जिसमें पहला नियम बता दिया है। 3 नियम बताएंगे, 3 में से कोई 2 नियम लगने के पश्चात प्रतिबिंब बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसका ध्रुव है, F फोकस, C वक्रता केंद्र, इनको मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको मुख्य अक्ष बोलते हैं। ये हमारा क्या है? ये हमारा मुख्य अक्ष है। तो पहला नियम समझ में आ गया फ्रेंड्स। अब दूसरा नियम क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से होकर गुजरती है, ये प्रकाश किरण कहाँ से गुजर रही है? मुख्य फोकस से होकर गुजर रही है और दर्पण के किसी बिंदु ए पर जाके मिल रही है। अब इसका क्या होगा? परावर्तन होगा। तो ये परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। पहला नियम क्या था? मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजर रही है। ये उसका उल्टा है, इस बार मुख्य फोकस से होकर जा रही है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है अवतल में। और उत्तल में कैसा होता है फ्रेंड्स? ये इसका ध्रुव है, F फोकस, C वक्रता केंद्र। तो प्रकाश किरण हम ऐसे गुजार रहे हैं, इस पर डाल रहे हैं इस तरीके से। ये दूसरे माध्यम में जा नहीं पाएगी, लेकिन हम डाल रहे हैं इस तरीके से, फोकस पे जा रही है। तो क्या होता है? ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है इस तरीके से, परावर्तित होकर इधर भाग जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब तीसरा, P ध्रुव, F फोकस, C वक्रता केंद्र, इनको मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। और तीसरा नियम फ्रेंड्स, जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो दर्पण के किसी बिंदु ए पर पड़ने के पश्चात क्या होगा? इसका परावर्तन होगा। परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट आती है।
ठीक है फ्रेंड्स, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट आती है। और इधर क्या होगा, P ध्रुव, F फोकस, C वक्रता केंद्र। तो इस बार प्रकाश किरण को हम डाल रहे हैं वक्रता केंद्र पर डाल रहे हैं, तो ये दूसरे मार्ग में तो जाएगी नहीं, क्योंकि इधर कलाई हो रखी है, परावर्तन होगा तो उसी माध्यम वापस लौट जाएगी, ये यहाँ तक जाएगी और यहीं से वापस लौट आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रतिबिंब बनने के नियम जरा ठीक से समझ लीजिए, पूरी लाइट इसी पर डिपेंड है। ठीक है, तो एक बार फिर से हम समझाने की कोशिश करते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है, ध्यान रखें, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है तो दर्पण के किसी बिंदु ए पर पड़ने के पश्चात उसका क्या होगा, परावर्तन होगा। परावर्तन होकर ये कहाँ से गुजरती है, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, दर्पण के किसी बिंदु ए पर पड़ने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, और इसमें मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है। ऐसा लग रहा है कि मुख्य फोकस से आ रही है, परावर्तित होकर कहाँ से आ रही है, मुख्य फोकस से होकर आ रही है, ऐसा लगता है। दूसरा नियम क्या है फ्रेंड्स, कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, दर्पण के किसी बिंदु ए पर पड़ने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, और इसमें हम कहाँ डाल रहे हैं, मुख्य फोकस पर डाल रहे हैं, मुख्य फोकस पर जाएगी तो है नहीं एक्चुअल में, परावर्तन के पश्चात क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, और तीसरा नियम क्या है, जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है, जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट आती है। फ्रेंड्स, ऐसे हम इस पर प्रकाश किरण पर डाल रहे थे, दूसरे माध्यम जाएगी नहीं, वापस हो जाएगी इस तरीके से। तो ये 3 नियम है प्रतिबिंब बनने के। प्रतिबिंब बनने के 3 नियम है, इन तीनों नियमों में से कोई से 2 नियम लगने के पश्चात बनती है इमेज, प्रतिबिंब बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम समझने की कोशिश करेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसके लिए 6 कंडीशन है। ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें पहली कंडीशन समझिए, माना M1 M2 कोई अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, F फोकस, C वक्रता केंद्र, और इन तीनों को मिलाने वाली जो रेखा होती है ये मुख्य अक्ष है। इस पर अनंत दूरी पर कोई वस्तु रखी है। ठीक है, कहाँ पर रखी है, अनंत दूरी पर कोई वस्तु रखी है। तो यहाँ पर प्रकाश किरण डालते हैं, पहले प्रकाश किरण डालते हैं, पहली आपतित किरण कहाँ से जा रही है, मुख्य फोकस से होकर जा रही है और दर्पण के किसी बिंदु ए पर जाके मिलती है। ठीक है, तथा परावर्तन के पश्चात क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, इस तरीके से ऐसे आके ऐसे निकल जाती है। ठीक है, नियम नंबर 2 जो भी हमने कराया था। दूसरी, प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से हो जाती है, तो ये परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ठीक है, दोनों किरणें कहाँ पर मिली, ये देखिए, पहला नियम क्या है कि जब कोई प्रकाश, पहले नियम में हमने पहली बात में हमने क्या किया है कि वस्तु को हमने कहा था अनंत दूरी पर रखा है। नंबर 1 कंडीशन है, वस्तु जो है अनंत दूरी पर रखी हुई है। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि एक प्रकाश किरण को डाल रहे हैं मुख्य फोकस से होकर। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। आप इस बात से राजी हैं। दूसरी बात कि जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से हो जाती है तो परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जा रही है। दोनों परावर्तित किरण है, पहली परावर्तित किरण और दूसरी परावर्तित किरण कहाँ पर काट रही है, इस बिंदु पर काट रही है। तो इस यहाँ पर क्या बनता है, इस वस्तु का उल्टा वास्तविक वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। उल्टा बनता है फ्रेंड्स, तो वास्तविक होता है और वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा। और प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर। जब वस्तु अनंत दूरी पर रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस पर बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है फ्रेंड्स, फोकस पर बन रहा है। उल्टा है, वास्तविक है, वस्तु से छोटा है। इस प्रकार वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, पहली बात हो गई। दूसरी बात, F P ध्रुव, F फोकस, C वक्रता केंद्र, इनको मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष है। ठीक है, अब इस बार वस्तु जो रखी है, पहले वस्तु हमने रखी अनंत दूरी पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया, फोकस पर बन गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम वस्तु रख रहे हैं
अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, कैसा बनेगा, वो देखिए जरा। तो जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है, यहाँ पर प्रकाश किरण कैसे गुजर रहे हैं, मुख्य अक्ष के समांतर डाल रहे हैं। मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, दर्पण के किसी बिंदु ए पर मिलेगी और परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरती है फ्रेंड्स, मुख्य फोकस से गुजरती है, तथा दूसरी आपतित किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है, दर्पण के किसी बिंदु बी पर जाके मिलती है। कहाँ मिली फ्रेंड्स, बी पर जाके मिलती है, इस तरीके से गई है, और फिर इसका परावर्तन होगा, तो परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट आती है, उसी मार्ग में। तो एक बार फिर से, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष समांतर गुजरती है तो कहाँ से गुजरती है, वो मुख्य फोकस से गुजरती है परावर्तन के पश्चात। और जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम वापस उसी मार्ग में वापस लौट आती है। तो पहली परावर्तित किरण और दूसरी परावर्तित किरण दोनों ने कहाँ पर काटा, वहीं वस्तु का ये जो वस्तु रखी है इसका उल्टा वास्तविक वस्तु से छोटा, यहाँ भी प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, वास्तविक होगा और वस्तु से छोटा होगा फ्रेंड। कहाँ पर बनेगा, वक्रता केंद्र और ध्रुव फोकस के बीच में। ये फोटो इमेज कहाँ बन रही है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोनों कंडीशन एक बार फिर, जब वस्तु अनंत दूरी पर रखी थी तो उसका प्रतिबिंब बन गया फोकस पर, ठीक है, उल्टा वास्तविक वस्तु से बहुत छोटा। और दूसरी बात, जब वस्तु रखी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में तब उसका प्रतिबिंब बनता है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, उल्टा वास्तविक और वस्तु से अभी भी छोटा बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब थर्ड कंडीशन जो है, ये हमारा ध्रुव है, एफ फोकस, सी वक्रता केंद्र। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, पहले वस्तु को हमने अनंत दूरी पर रखा, अनंत के बाद इन दोनों के बीच में रखा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखा दूसरी कंडीशन में, और तीसरी कंडीशन में वस्तु को हम रखते हैं वक्रता केंद्र पर। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम वस्तु को ले जा रहे हैं, रख रहे हैं वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र हमारा ये राशि, यहाँ पर वस्तु रखी हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, तब क्या होगा, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और दर्पण के किसी बिंदु ए पर जाकर मिलती है तथा परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये पहला नियम हो गया। एक नियम और लगेगा तब इमेज बनेगी। और दूसरा नियम क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से होकर गुजरती है, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से होकर गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है वो, इस तरीके से। तो ये वाला इमेज कहाँ बनता है, यही बनता है। तो इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा होता है, वास्तविक होता है और बराबर आकार का होता है। ये वस्तु जो रखी है इसका इमेज नहीं बनता है, जितने आकार की वस्तु है उतने ही आकार का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है, उल्टा, वास्तविक और वस्तु के बराबर आकार का। ठीक है फ्रेंड्स, तो तीनों कंडीशन एक बार फिर, जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब बनता है फोकस पर, उल्टा वास्तविक वस्तु से बहुत छोटा। ठीक है, और जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी हो तो प्रतिबिंब बनता है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, उल्टा वास्तविक वस्तु से छोटा। पहले में बहुत छोटा, दूसरे में छोटा, तीसरे में बराबर। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पर बनता है, उल्टा वास्तविक और वस्तु के बराबर आकार का। ठीक है फ्रेंड्स, अब कंडीशन नंबर 4 देखते हैं। कंडीशन नंबर 4, तो 4 में क्या है, ये हमारा मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। फ्रेंड्स, पहली कंडीशन वस्तु रखी थी अनंत दूरी पर, और दूसरी कंडीशन में अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, और तीसरी कंडीशन में वक्रता केंद्र पर आ गई। ठीक है फ्रेंड्स, अब वस्तु रखी है चौथी कंडीशन में वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, जस्ट बीच में नहीं है, मैं कहना चाहता हूं कि इन दोनों के कहीं भी बीच में, यहाँ 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 कहीं भी, मतलब वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है इस तरीके से, तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरती है, मुख्य फोकस से गुजरती है।
इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स। और दूसरी, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये कैसे हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये ए पर मिली है, ये बी पर मिली है, यहां इसका इमेज बनता है। फ्रेंड्स, समझने की कोशिश करें कंडीशन नंबर 4। वस्तु हमने कहा रखी फ्रेंड्स, वस्तु रखी हमारी ये हमारी ऑब्जेक्ट रखी है। ठीक है। और वस्तु के सिरे से मुख्य अक्ष के समांतर कोई आपतित किरण जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो दर्पण पड़ेगी, फिर होगा परावर्तन। तो परावर्तन पश्चात कहाँ से गुजरेगी? मुख्य फोकस से गुजरेगी, ये गुजर गई पहली बात। दूसरी बात कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से मुख्य फोकस से गुजरती है, दर्पण के किसी बिंदु पड़ने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो समांतर होगी, दोनों परावर्तित किरण है, पहली परावर्तित किरण ये रही और दूसरी ये रही, दोनों एक दूसरे को कहाँ पर काट रही है? इस पर पॉइंट पर काट रही है। तो इस वस्तु का ये उल्टा वास्तविक और वस्तु से बड़े आकार का प्रतिबिंब बनता है। इस बार जो प्रतिबिंब होगा ये हमारा उल्टा होगा। ठीक है, वास्तविक होगा, उल्टा वास्तविक और वस्तु से बड़े आकार का। उल्टा वास्तविक वस्तु से बड़े आकार का। और कहाँ बनेगा? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। ठीक है फ्रेंड्स। तो हम एनालिसिस कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि वस्तु धीरे धीरे आगे जाती जा रही है और प्रतिबिंब धीरे धीरे पीछे होता जा रहा है और प्रतिबिंब की लंबाई बढ़ती जा रही है। ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने देखा पहले वाले में बहुत छोटा बना था, दूसरे वाले में छोटा बना और तीसरे वाले में बराबर और चौथे वाले में बड़ा हो गया। बहुत छोटा, छोटा, बराबर, बड़ा, अब उससे बड़ा, फिर आभासी बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो कंडीशन नंबर आप 5 देखिए। M1 M2 कोई अवतल दर्पण है, ये इसका मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव, ये फोकस, सी वक्रता केंद्र। अभी वस्तु रखी थी वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य। अब हमको वस्तु रखनी है फोकस पर। कहाँ रखनी है फ्रेंड्स? फोकस पर रखनी है। ये रख दी, ये लो था, ये लो, ये रख दी। वस्तु कहाँ पर रखी है? फोकस पर रखी है। दिखाई दे रही है क्या? हाँ दिख रही है भाई। वस्तु कहाँ पर रखी? फोकस पर रखी है। तो जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण पे पड़ने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, पहली बात। दूसरी बात कि जब कोई प्रकाश किरण कहाँ से जा रही है? वक्रता केंद्र से हो जाती है तो परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट आती है। इसका परावर्तन होगा और इसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। ठीक है। ये दूसरी किरण कहाँ से गुजर रही है? वक्रता केंद्र से गुजर रही है और परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट आती है। ये इस तरीके से इनकी वाइडनेस जो धीरे धीरे कम होती जाती है और एटलीस्ट कहीं ना कहीं जाकर के मिलती है। वो हम यहाँ दिखाते नहीं है फ्रेंड्स, एटलीस्ट कहीं ना कहीं जाकर मिलती है। तो इसका प्रतिबिंब बनता है कहाँ पर? अनंत दूरी पर। इसका प्रतिबिंब बनता है अनंत दूरी पर। तो ये होता है उल्टा, होता है वास्तविक वस्तु से बड़ा, और कहाँ पर बनता है? अनंत दूरी पर बनता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो इस बार जो 5वीं कंडीशन में हमारा प्रतिबिंब जो बनेगा वो अनंत दूरी बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अनंत दूरी पर बनेगा। अब कंडीशन नंबर 6 है। कंडीशन नंबर 6, ये हमारा ध्रुव है फोकस, सी वक्रता केंद्र। अब वस्तु हमने रख दी, ये लो, वस्तु रख दी हमने कहाँ पर? ध्रुव P और F फोकस के बीच में। अब वस्तु रखी है फोकस और ध्रुव के बीच में। ठीक है फ्रेंड्स। तो हम कोई प्रकाश किरण डाल रहे हैं मुख्य अक्ष के समांतर। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है, दर्पण के किसी बिंदु A पे जाके मिलती है और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है। इसका परावर्तन होगा और मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगी इस तरीके से।
अब दूसरी प्रकाश किरण जाती है वक्रता केंद्र से, यहाँ से ये जा रही है दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से हो जा रही है, ठीक है। और परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट आती है। ये जैसे गई यहाँ बी पॉइंट पर टकराएगी और यहीं से वापस लौट जाएगी। अब हम फ्रेंड्स इसमें देखते हैं कि इसकी वाइडनेस जो है ना इस तरीके से बढ़ती जाती है, मतलब ये वाइडनेस है दो बीचों, इस तरीके से बढ़ती जाती है। तो ये फाइनली इधर जाके कहीं भी मिलेंगी नहीं, इधर कहीं भी मिलेगी नहीं, तो इमेज कैसे बनेगा। तो हम इसमें एक इमेजिनेशन करते हैं, कल्पना। इसको आगे बढ़ाइए, इसको आगे बढ़ाइए, ये। तो फ्रेंड्स छठवीं कंडीशन में इमेज जो है आभासी बनती है, दर्पण के दूसरी ओर बनती है, सीधी होती है, आभासी होती है। कैसी होती है, इस बार इमेज बनेगा सीधा बनेगा, सीधा के साथ लगता है आभासी, सीधा आभासी वस्तु से बड़ा। इस बार प्रतिबिंब जो बनता है सीधा होता है, आभासी होता है और वस्तु से बड़ा होता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हम एक बार इनको दोबारा से पढ़ते हैं, फिर आगे चलते हैं। हमने टॉपिक डाला है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम वस्तु को रखते हैं अनंत दूरी पर। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ पर रख रहे हैं, अनंत दूरी पर रख रहे हैं। और हमको पता है कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, दर्पण के किसी बिंदु ए पर पढ़ने के पश्चात क्या होगा, परावर्तन तो क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, और दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से गुजर रही है और दर्पण के बिंदु बी पर मिल रही है। परावर्तन के पश्चात ये उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। दोनों परावर्तित किरणें कहाँ पर काट रही हैं, इस पॉइंट पर काट रही है, तो यहाँ पे एक लंब डालेंगे। ठीक है, तो वही हमारा वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा, उल्टा वास्तविक वस्तु से छोटा। ये वस्तु रखी है अनंत दूरी पर, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर। कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। पहली कंडीशन में कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, फोकस पर बनेगा, उल्टा होगा, वास्तविक वस्तु से बहुत छोटा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और दूसरी कंडीशन में हम वस्तु को रख रहे हैं अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, तब प्रतिबिंब बनता है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, उल्टा वास्तविक वस्तु से छोटा। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरी कंडीशन है वस्तु रखी हमने वक्रता केंद्र पर, उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, उल्टा वास्तविक वस्तु के बराबर आकार का। तीसरी कंडीशन में प्रतिबिंब जो बनेगा बराबर आकार का बनेगा। अब चौथी कंडीशन में वस्तु जो रखी है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी हुई, तब इसका प्रतिबिंब जो बन रहा है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बन रहा है, उल्टा है, वास्तविक और वस्तु से छोटा है। वस्तु आगे जाती जा रही है, प्रतिबिंब पीछे होता जा रहा है, पीछे होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। ठीक है, पांचवी कंडीशन में वस्तु हमने रख दी मुख्य फोकस पर। कहाँ रख दी फ्रेंड्स, मुख्य फोकस पर रख दी है, तब इसका प्रतिबिंब बनेगा इधर कहीं अनंत दूरी पर बनेगा, उल्टा वास्तविक और वस्तु से बड़ा अनंत दूरी पर। और छठवीं कंडीशन में तो प्रतिबिंब इधर बन ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों को आगे बढ़ा के हमको मालूम हो जाए कहीं ना कहीं मिल रही है, तो वहीं इसका इमेज बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो छठवीं कंडीशन में क्या होता है, प्रतिबिंब सीधा आभासी वस्तु से बड़े आकार में बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। स्क्रीनशॉट ले लें इसका और अपने गैलरी में से नोट कर लें बाद में। अब आप देखते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उसके लिए केवल और केवल एक कंडीशन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आप नोट कर लीजिए ध्यान से। अब देखिए उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना केवल इसकी एक ही कंडीशन है। ठीक है, पी ध्रुव है इसका, एफ फोकस, अरे ये लो मैं पहले बना देता हूँ इस तरीके से, ये हमारा मुख्य अक्ष है, पी ध्रुव ये वाला पॉइंट ध्रुव रहता है, ये फोकस, सी वक्रता केंद्र। इस पर वस्तु कहीं भी रख लो, उत्तल दर्पण में वस्तु कहीं भी रख लो, श्रद्धा वाली बात है। अवतल में तो 6 कंडीशन है, अनंत दूरी पर रखनी है, फिर अनंत वक्रता केंद्र भी रखनी है, वक्र केंद्र पर रखनी है, वगैरह वगैरह। ठीक है, यहाँ पर वस्तु आप कहीं भी रख लो, धर्मशाला, यहाँ पर वस्तु आप कहीं भी रख लो यहाँ। ठीक है, ये वस्तु रखी है उत्तल दर्पण के सम्मुख कहीं भी वस्तु रखी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वस्तु के सिरे से मुख्य से समांतर चलने वाली आपतित किरण, ये किरण कैसे जा रही है, मुख्य के समांतर जा रही है, दर्पण पर पड़ेगी। तो परावर्तन के पश्चात क्या होता है, इसमें हमको ऐसा लगता है कि ये किरण मुख्य फोकस से होकर आ रही है, ये किरण कैसा लगता है कि हमें मुख्य फोकस से होकर जा रही है। ये किरण दूसरे माध्यम में जाएगी नहीं, पढ़ के रिफ्लेक्ट होगी, इस तरीके से निकल जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका दूसरा नियम
जब कोई प्रकाश किरण, अब ये वक्रता केंद्र पर डाल रहे हैं, कहाँ डाल रहे हैं, वक्रता केंद्र पर, दूसरे माध्यम से जाएगी नहीं, डॉट डॉट बढ़ाते आगे, और ये परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट आएगी, ये बिंदु बी पर गिरी। ठीक है, तो पहला नियम क्या था इसमें कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर डाली जाती है तो हमको ऐसा लगता है कि परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से ऊपर आ रही है, एक्चुअल में आती नहीं है ना। इस तरीके से ऐसा क्या लग रहा है, ये वाली किरण कहाँ से जा रही है, इस तरीके से जा रही है। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरी बात कि जब कोई प्रकाश किरण वक्र तक केंद्र पर डाली जाती है तो ऐसा लगता है कि वक्र तक केंद्र से ये आ रही है, ये तो डाली जा रही थी, परावर्तन के पश्चात आ रही है, ऐसा लगता है। तो दोनों किरणें कहाँ पर काटती हैं, इस बिंदु पर काटती हैं, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, ये यहाँ पर, इसका ये, इसका ये, सीधा आभासी और वस्तु से छोटा, जो रियल में नहीं बनता, जहाँ डॉट डॉट लाइन बात हो जाए वो रियल में नहीं है, आभासी है। ठीक है, तो यहाँ कैसा बनेगा, सीधा होगा, सीधा के साथ आभासी होगा, सीधा आभासी और वस्तु से छोटा। इसमें केवल एक ही कंडीशन है फ्रेंड्स, याद रखें कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है सीधा बनता है, आभासी बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। बड़ा कैसे हो गया, वस्तु से छोटा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए आगे, और अब देखिए फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध, फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध। ठीक है, तो एम माना M1 M2 कोई अवतल दर्पण है, जो हम बोल रहे हैं बस वही लिखना पड़ता है। माना M1 M2 कोई अवतल दर्पण, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। माना M1 M2 कोई अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, F फोकस, C वक्रता केंद्र, और इसको मिलाने वाली जो रेखा होती है फ्रेंड्स तो उसको मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, तो हम अगर नोट करना चाहें क्या लिखेंगे, माना M1 M2 कोई अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, F फोकस, C वक्रता केंद्र, इनको मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमने बताया था प्रतिबिंब बनने के नियम में कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है, ये कैसे गुजर रही है, मुख्य अक्ष के समांतर गुजर रही है, दर्पण के किसी बिंदु ए पर जाके मिल रही है, और परावर्तन के पश्चात कहाँ से वो गुजरेगी, मुख्य फोकस से वो गुजरती है, इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा एक चीज़ देखो, ये है और ये प्रकाश किरण आ रही है, इस पर एक स्पर्श रेखा खींच लो, स्पर्श रेखा। ठीक है, यस, ऐसे नहीं देखो, ऐसे बताओ कि ये प्रकाश किरण आ रही है और जिस बिंदु पर गिरती है वहाँ पर एक अभिलंब खींचते हैं। हाँ, तो देखिए हम इसको जरा ऐसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने ऐसे दिखाया कि मान लीजिए कि ये प्रकाश किरण आ रही है, ये प्रकाश किरण आ रही है, यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींची हमने, स्पर्श रेखा इस तरीके से, ये हमारी स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो इसका लंब होगा ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारी आपतित किरण है और ये हमारा अभिलंब है, ये वाली लाइन जो हमारा अभिलंब है। इन दोनों के बीच जो कोण बनेगा वो हमारा आपतन कोण होगा। ठीक है, तो हमारा अभिलंब कौन सा होगा, हमारा अभिलंब है यहाँ पे ये वाला होगा, ये वाला, ये जो डॉट डॉट लाइन खींची मैंने, ये वाली डॉट डॉट लाइन है, ये डॉट 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 डॉट, ये वाली लाइन है। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाली लाइन है, क्योंकि हम यहाँ पे इस पर से खींचेंगे तो ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, इस तरीके से, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 90 डिग्री है, यहाँ पर एक स्पर्श रेखा। ठीक है ना, तो हमको मालूम है कि आपतित किरण और अभिलंब के मध्य जो कोण बनता है वो आई होता है, और परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य जो कोण बनता है वो आर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, तो देखिए अब जरा से हमने क्या बोला कि M1 M2 कोई अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, F फोकस, C वक्रता केंद्र, इसको मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो दर्पण के बिंदु ए पर जाके मिलती है। ठीक है, परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरती है, मुख्य फोकस से हो जाती है। तो CA, यहाँ पर CA जो है अभिलंब का कार्य कर रहा है। हमने फोटो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की कि CA यहाँ पर अभिलंब है, और आपको पता है ये हमने इस तरीके से बनाया था, ये अभिलंब ये था और आपतित किरण ये थी, इन दोनों मध्य कोण बन रहा था वो आई था, और इन दोनों कोण मध्य बन रहा था कोण आर था, तो वही हमने यहाँ बना दिए हैं, इंडिकेट कर दिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं।
चलिए मैंने इसको एंगल एक मान लिया है। तो हमको पता है सबसे पहले कि एंगल आई बराबर एंगल आर। प्रकाश परावर्तन नियम से बच्चा लोग आप इस बात से राजी हैं कि एंगल आई जो है एंगल आर के बराबर होता है, क्योंकि हमने प्रकाश परावर्तन नियम में पढ़ा था कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, और यहाँ पर आपतन कोण आई है और परावर्तन कोण आर है, दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक बात हो गई। और साथ में हमको ये मालूम कि एंगल आई जो है बराबर होगा एंगल एक के। ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, इस वाले के, क्योंकि जेड बन रही है, ये तो समांतर रेखा है, तो जो एंगल ये होता है वही ये होता है। तो माने ये आई है और ये हमारा 1 है, तो ये दोनों एंगल कैसे होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि एकांतर कोण युग्म है, एकांतर कोण युग्म है ये। ठीक है फ्रेंड्स, ये समीकरण 2 हो गया। अब हम करेंगे कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड। अब इन दोनों की तुलना कर देंगे फ्रेंड्स। तो तुलना का करने का मतलब क्या होता है कि जो बराबर है उसे छोड़ दो और जो बराबर नहीं है उसे बराबर रख दो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बराबर नहीं है, एंगल आर एंगल एक, जो बराबर छोड़ दिया, इन दोनों बराबर रख दिया। तो इससे हमको पता हो गया कि एंगल आर ये वाला और एंगल ये दोनों कैसे हो गए, बराबर हो गए। हमको पता हो गया कि दोनों एंगल कैसे हो गए, बराबर हो गए। बराबर होने का मतलब हो गया अर्थात त्रिभुज सी एफ ए कैसा हो गया, समद्विबाहु हो गया, समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज है। ये कैसा त्रिभुज हो गया, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। और समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब है कि इसमें दो भुजाएं समान होंगी, दो कोण बराबर है तो यकीनन दो भुजाएं समान होंगी। अब दो बराबर भुजाएं कौन सी होंगी, एंगल एक के सामने वाली भुजा क्या है, एंगल एक के सामने वाली भुजा है एफ ए, एंगल एक के सामने वाली भुजा एफ है, और एंगल आर के सामने वाली क्या, एंगल आर के सामने सी एफ है। ये दोनों आपस में कैसी होंगी, बराबर होंगी फ्रेंड्स। एफ ए और सी एफ दोनों कैसी होंगी, बराबर होंगी, क्योंकि ट्रायंगल सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अब समद्विबाहु क्यों हो गया, क्योंकि इसके अंदर दो कोण बराबर है। जब दो कोण बराबर है इट मीन्स दैट ट्रायंगल कैसा है, समद्विबाहु है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बराबर आ चुका है, ये बराबर आ चुका है। ठीक है, और मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, ये फोटो है ना इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, ये बहुत छोटा होता है, ये दर्पण बहुत छोटा होता है, वेरी स्मॉल होता है। लेकिन फोटो को अच्छे से दिखाने के लिए हम थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। तो यहाँ पर बिंदु, अगर ये बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, तो ये ए पॉइंट है ना पी के बहुत पास में है, ए पॉइंट यहाँ पर क्या है, पी के बहुत पास में है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बिंदु ए पी के अति समीप है। अति समीप है इसका मतलब है, जैसे मान लो कि एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट इसके ऊपर है और यहाँ से नाप रहे हैं, तो ये दूरी और ये दूरी, इन दोनों दूरियों में कितना अंतर आएगा, मात्र मामूली सा पॉइंट का अंतर आएगा। ठीक है, पॉइंट का अंतर आएगा मामूली सा मात्र। तो हम कह सकते हैं कि एफ ए जो डिस्टेंस है हमारा, जो एफ ए है, एफ पी के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, एफ पी के या पी एफ के। ठीक है फ्रेंड्स, तो माने ये जो डिस्टेंस है हमारी किसके बराबर हो जाएगी, इसके बराबर हो जाएगी, एफ पी के। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद देखिए आप, अगर मैं पी सी निकालूँ, क्या निकालूँ, पी सी निकालूँ, पी और सी निकालूँ, तो इसको मैं क्या लिखूँगा, इसको लिखूँगा पी एफ प्लस ये प्लस ये, पी एफ प्लस सी एफ। तो पी एफ है, और बच्चे सी एफ किसके बराबर है, सी एफ हमारा ये रहा, सी एफ हमारा किसके बराबर है, एफ ए के बराबर है। और एफ ए भी किसके बराबर है, एफ ए हमारा पी एफ के बराबर है। तो पी एफ कितना हो गया, 2 पी एफ हो गया, और ये हमारा पी सी है। ठीक है, पी सी। तो दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को बोलते हैं आर। ये दर्पण का ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है, यहाँ तक की दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। ठीक है, और इसको लेते हैं माइनस का। माइनस का क्यों लेते हैं फ्रेंड्स, प्रकाश किरण जा रही है इधर और हम नापा रहे पीछे की ओर, प्रकाश किरण की अपोजिट डायरेक्शन में नापेंगे तो दूरी माइनस की लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब 2, अब ध्रुव से फोकस तक की दूरी होती है एफ, ये दूरी कितनी होती है, एफ होती है, और ये भी कैसी आएगी, माइनस की आएगी। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, इस माइनस से माइनस कट गया, तो आर बराबर क्या हो गया, 2f हो गया, जहाँ से f बराबर क्या आएगा, r/2। क्या आ गया फ्रेंड्स,
F बराबर R/2 आ गया। ठीक है, तो क्या है, एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। माना M1 M2 कोई अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P F होगा, C वक्रता केंद्र, इसको मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष है। ठीक है फ्रेंड्स, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है, ठीक है, तो दर्पण के किसी बिंदु पड़ने के पश्चात कहाँ से गुजरती है, मुख्य फोकस से गुजरती है। और CA जो है हमारा अविलंब है, और आपको पता है अविलंब और आपतित किरण के मध्य जो कोण बनता है एंगल I होता है, और अविलंब और परावर्तित किरण के मध्य जो कोण बनता है वो एंगल R होता है। तो ये दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे प्रकाश परावर्तन नियम से। ठीक है फ्रेंड्स, एंगल I बराबर एंगल 1 होगा क्योंकि Z बन रही है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में क्या होगा, एकांतर कोणीय। तो ये समीकरण 1 समीकरण 2 इन दोनों को कंपेयर कर देंगे। कंपेयर कर देंगे तो जो बराबर है वो छोड़ देंगे, जो बराबर नहीं उन्हें बराबर रख देंगे इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, तो दो एंगल एक त्रिभुज में, तो ये त्रिभुज कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। देखो ये वाला त्रिभुज हो गया, ये वाला। इस त्रिभुज में दो एंगल बराबर है, इसका मतलब दो कोण बराबर है। दो कोण बराबर है तो त्रिभुज कैसा होगा, समद्विबाहु होगा। और कौन से बराबर है भुजा, एक के सामने वाला ये और आर के सामने वाली ये दोनों भुजा आपस में बराबर होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हमको पता है कि पी, ये ए पॉइंट जो पी के बहुत पास में है, बहुत पास में है, तो हम क्या है ना कि एफ ए डिस्टेंस को एफ पी लिख सकते हैं। मतलब एफ ए लिख दो या ए एफ लिख दो, एफ पी लिख दो या पी एफ लिख दो। ठीक है, तो या तो ये मान लो कि एफ ए मान लो, एफ ए मान लो तो एफ पी मान लो, या फिर ऐसे मान लो कि ए एफ बराबर पी एफ। बात एक ही है ना, चाहे तो ए भी पढ़ लो या बी ए पढ़ लो, डिस्टेंस तो वही रहेगी। ठीक है, तो ये डिस्टेंस जो इसके बराबर है, एफ ए किसके बराबर है, एफ ए पी एफ के बराबर है। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा मैं पी सी लिखूँ, पी सी को कैसे लिखूँगा, पी सी को लिखूँगा पी एफ प्लस सी एफ, ये प्लस ये, इस तरीके से लिख देंगे। पी एफ तो पी एफ हमारा, और सी एफ किसके बराबर है, देखो सी एफ हमारा एफ ए के बराबर है, ये हमारा एफ ए के बराबर है, और एफ ए भी किसके बराबर है, पी एफ के बराबर है, ये पी एफ के बराबर है। इन दोनों को जोड़ दिया, ये हो गया। और पी एफ की वैल्यू ध्रुव से फोकस तक की दूरी क्या होती है, माइनस एफ होती है। और पी सी ये दूरी आर होगी, माइनस की, माइनस से माइनस कट गया, एफ बराबर R/2 यहाँ पे आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी कब होता है मालूम, ये भी कब होता है, इसके लिए नीचे नोट लिख लें आप, मैं बोल रहा हूँ। जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा होता है तब फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या आधी कब होती है, जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, हाँ अगर मैं बात करूँ कि समतल दर्पण की, समतल दर्पण हो जाए तो आर बराबर यहाँ हो जाएगा इनफाइनाइट। समतल दर्पण के लिए, किसके लिए, समतल दर्पण के लिए आर जो अनंत हो जाएगा, एफ बराबर होता है R/2, एफ बराबर हो जाएगा अनंत/2। तो अनंत में किसी संख्या भाग लाते हैं तो अनंत आता है। तो मान लीजिए कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है और उसकी फोकस दूरी भी क्या होती है, अनंत होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए नेक्स्ट डेरिवेशन। अब देखिए फ्रेंड्स, अवतल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध, तो हम जो बोलेंगे वही आपको नोट करना है। आप अपना मीडियम नोटबुक लेके बैठा करें, नोट करते रह करें फ्रेंड्स, पुश करके। ठीक है फ्रेंड्स, तो मान लिया, माना M1 M2 कोई अवतल दर्पण है, तो आपको लिखना है माना M1 M2 कोई अवतल दर्पण है, M1 M2 कोई अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P F फोकस, C वक्रता केंद्र, और इन सबको मिलाने वाली जो रेखा होती है उसका नाम होता है मुख्य अक्ष। ठीक है फ्रेंड्स, माना M1 M2 कोई अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P F फोकस, C वक्रता केंद्र और इनको मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु O डैश, ये एक वस्तु रखी है। ठीक है, मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु रखी है, वस्तु का नाम है O डैश। कैसे रखी है, मुख्य अक्ष पर लंबवत रखी है, हमारा मुख्य अक्ष है, इस पर कैसे रखी, परपेंडिकुलर 90 अंश का कोण बना के रखी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से, माना M1 M2 कोई अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P F फोकस, C वक्रता केंद्र, इनको मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु O डैश मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। ठीक है फ्रेंड्स, लंबवत रखी है। अब जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है इस तरीके से, दर्पण के किसी बिंदु ए पर जाके मिलती है तथा परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरती है, ये परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरी, मुख्य फोकस से होकर गुजर गई। ठीक है, तथा दूसरी आपतित किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है, दर्पण के किसी बिंदु बी पर जाके मिलती है। ठीक है, तथा परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट आती है, टकराएगी, टकरा के वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी। ठीक है, तो दोनों परावर्तित किरणें कहाँ पर काटती हैं,
आई डैश पर काटती हैं। ये वाला पॉइंट जो है, इस पॉइंट का नाम क्या दिया है, आई डैश दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो मुख्य अक्ष से आई डैश पर खींचा गया लंब, ये इससे लंब खींच दो इस तरीके से, तो ये वस्तु ओ ओ डैश का उल्टा वास्तविक और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, ये है। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार दोबारा समझ लीजिए। माना M1 M2 कोई अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P F फोकस सी वक्रता केंद्र, इसको मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष है। इस मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु ओ ओ डैश मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। वस्तु के सिरे से, ये वस्तु का सिरा है, वस्तु के सिरे से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरण दर्पण के किसी बिंदु ए पर जाके मिलती है तथा परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है फ्रेंड्स, तथा दूसरी आपतित किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है, दर्पण के किसी बिंदु बी पर जाके मिलती है और परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में, उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो दोनों परावर्तित किरणें आई डैश पर काटती हैं। आई डैश मुख्य अक्ष से आई डैश पर खींचा गया लंब वस्तु ओ ओ डैश का उल्टा वास्तविक वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब का नाम है आई आई डैश। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ मैं डिजाइन बनाता हूँ, थोड़ी सी डॉट 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 करके मैंने डाल दिया और ये लिख दिया एन, इस तरीके से। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे फोटो समझ में आ गया आपको, फोटो समझ में आ गया। ठीक है, फोटो समझ में आ गया तो एक थोड़ा सा थेल्स थ्योरम समझ लो फ्रेंड्स। एक ट्राइंगल है इस तरीके से, इसका नाम कुछ भी है, ए बी सी डी ई, कुछ भी नाम है। ठीक है, ये 90 है, ये 90 है, जो कोण ये होगा वही ये होगा कि ये शीर्षाभिमुख कोण बन रहे हैं। ठीक है, तो यकीनन यकीनन ये वाला एंगल जो है इस वाले के बराबर होगा। ठीक है, जब दो त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं, इट मीन्स दैट 100% उसका तीसरा कोण भी बराबर होगा। जब दो त्रिभुजों के तीनों कोण बराबर हो गए तो त्रिभुज कहलाते हैं समकोणिक। कैसे कहलाते हैं, समकोणिक कहलाते हैं, या फिर कहलाते हैं सिमिलर ट्राइंगल, समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। जब त्रिभुज समरूप हो या समकोणिक हो तब हम वहाँ पे लगाते हैं थेल्स थ्योरम। ठीक है, तो थेल्स थ्योरम क्या है, थेल्स थ्योरम होता है साइड का रेशियो लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मैंने इसकी ए बी ले ली, ए बी अपॉन ए सी ले लिया, इसकी ए बी अपॉन ए सी, तो यहाँ भी कर लेंगे, यहाँ लेंगे डी ई अपॉन सी डी, यहाँ पर ये लेंगे, ये होता है थेल्स थ्योरम। ये अपॉन में ये, तो यहाँ पर ये अपॉन में ये। ठीक है, जैसे हमने ये मान लो, ये हमारा कोण 1 है, ये हमारा कोण 2 है, ये हमारा कोण 3 है, तो जे 2 है तो ये भी 2 रहेगा, और जे 1 है तो ये 1 रहेगा, जे 3 है ये 3 रहेगा, इस तरीके से। तो हमने यहाँ 2 के सामने वाली भुजा ली है ए बी। ठीक है, तो यहाँ 2 के सामने वाली कौन सी है, डी ई, ऐसे लेंगे। अब यहाँ पर कौन सी लेंगे, नीचे ए सी कौन सी है, ए सी, ए सी 3 के सामने वाली है, ए सी ले ली, तो यहाँ 3 के सामने वाली कौन सी है, सी डी, इस तरीके से। तो ये थेल्स थ्योरम अप्लाई करने वाले हैं हम इस क्वेश्चन में। ठीक है फ्रेंड्स, ये 10th क्लास में चैप्टर नंबर 10 में मिलेगा आपको, 10 या 11 ऐसे ही कुछ मिलेगा, 10th में मिलेगा मैथ में। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए कि एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल, देखो 1 नंबर और 2 नंबर, मतलब कौन से, इन ट्राइंगल ओ ओ डैश सी तथा ट्राइंगल आई आई डैश सी कैसे हैं, समकोणिक हैं। समकोणिक के मतलब सिमिलर ट्राइंगल है, सिमिलर ट्राइंगल है तो थेल्स थ्योरम लगाने वाले हैं हम यहाँ पर। तो इसकी हम इसकी ओ ओ डैश लेंगे, ओ ओ डैश अपॉन ओ सी लेंगे, इसमें लेंगे हम आई आई डैश, आई आई डैश, आई आई डैश अपॉन आई सी, इस तरीके से लेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या डैश डैश एक तरफ कर लेंगे, डैश डैश एक तरफ कर लेंगे, ओ ओ डैश अपॉन आई आई डैश इज इक्वल टू, ये ऊपर पहुंच जाएगा ओ सी और नीचे रहेगा हमारा आई सी। ये कहाँ से आया, बाय थेल्स थ्योरम, बाय थेल्स थ्योरम। तो ये हमारा समीकरण 1 बन गया। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार फिर से देख लीजिए कि यहाँ पर ये अपॉन ये लिया है इस ट्राइंगल में, तो यहाँ पर लेंगे ये अपॉन ये, जो मैंने अभी बताया था, इस तरीके से ले लिया हमने। अब ये डैश वाली पार्टी है और ये भी डैश वाली पार्टी, डैश डैश ना एक तरफ कर लो, इस ओ सी को उधर और इसको नीचे ले आओ इस तरीके से, तो ये हमारा समीकरण 1 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, और अब देखिए इन ट्राइंगल आई आई डैश एफ तथा ट्राइंगल एफ एन ए फना
कैसे समकोणिक है बच्चा लोग, समकोणिक है। थोड़ा सा लंबा डेरिवेशन होगा लेकिन मैं 100% वादा करता हूँ, दावा करता हूँ, आपको समझा के मानूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप जरा इसको समझिए। ये देखिए आई डैश एफ कहाँ है, आई डैश एफ ये हो गया ये 3 नंबर बना दिया मैंने, ये 3 और ठीक है एफ एन ए ये 4। अब क्वेश्चन नंबर मतलब ट्राइंगल 3 और 4 में देखिए, जहाँ मैंने फोटो में इंडिकेट कर रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हैं कि ये लंबवत है और ये लंबवत है। अगर मैं इस ट्राइंगल में लूँ, इस ट्राइंगल में ये लूँ एन ए अपन जी लूँ, ए एन, इसमें ए एन अपॉन एफ एन ले रहा हूँ, इसमें ये दोनों ले ली लंबवत, ये दोनों ले ली। ठीक है, तो इसमें कौन सी लेंगे, ये वाली लेंगे। तो इसके लिए क्या आएंगी, आई आई डैश अपॉन ये हो गया, अपॉन में क्या आएगा आई एफ आएगा, इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, और हमको पता है कि ए एन जो है बराबर है ओ डैश के, मतलब ए एन जो दूरी है ना, ये वाली दूरी, ये दूरी किसके बराबर है, इस दूरी के बराबर है, क्योंकि दोनों रेखाएं समांतर है। जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो उनकी हर जगह पर दूरी समान होती है फ्रेंड्स। अगर ये 2 मीटर की है तो ये भी कैसे होगी, 2 मीटर की होगी। तो हम कह सकते हैं कि ए एन जो है, ए एन की लेंथ जो है इक्वल होगी, ए एन की लेंथ जो है इक्वल होगी इसके ओ डैश के। ठीक है, ओ डैश के बराबर होगी फ्रेंड्स। ठीक है, और हमको पता है कि एन बिंदु जो है, बिंदु एन जो है पी के अति समीप है, बहुत ही पास में है, अति समीप है। तो इसका मतलब जो एफ एन है हमारा, एफ एन है, तो एफ एन की जगह हम एफ पी लिख सकते हैं, मतलब पी एफ लिख सकते हैं इस तरीके से। जैसे मान लो एक पॉइंट दे रहा और एक पॉइंट जस्ट बाद में, ये नाप लो या उसकी एक बाद में नाप लो, कितना फर्क पड़ने वाला है, बहुत मामूली सा, बहुत ही मामूली सा फर्क पड़ने वाला है जस्ट बाद में। ठीक है फ्रेंड्स, तो एन पॉइंट इज द वेरी नियरेस्ट टू पी, एन पॉइंट इज द वेरी नियरेस्ट टू पी, मतलब एन जो बिंदु है पी के बहुत ही समीप है। कैसा है, बहुत ही समीप है। तो बहुत समीप है तो क्या हो जाएगा, एफ एन की जगह जो एफ एन लिखा है उसकी जगह हम लिख सकते हैं एफ पी। एफ एन को क्या लिख सकते हैं, एफ पी या पी एफ, एक ही बात है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमको मालूम हो गया कि इसके स्थान पर तो हम ले सकते हैं ओ डैश ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और एफ एन की जगह लिख सकते हैं एफ पी एफ, और जो आई डैश अपॉन आई एफ। हमने बोला था यहाँ पर, वही यहाँ पर कि डैश डैश वाली पार्टी एक तरफ कर लो फ्रेंड्स, तो इसको इसके नीचे ले आओ, ओ डैश एंड डिवाइडेड बाय आई डैश इज इक्वल टू पी एफ अपॉन आई एफ। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। ये हमारा समीकरण हो गया दूसरा। ठीक है, समीकरण 1 और 2 की अब करेंगे कंपेयर। क्या करेंगे फ्रेंड्स, कंपेयर करेंगे समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर। तो तुलना कैसे करते हैं कि जो चीज़ बराबर है, देखो ये और ये आपस में बराबर है तो इसको तो हम छोड़ देंगे, और जो बराबर नहीं है उसको बराबर रख देंगे। इसको कहते हैं बच्चा लोग तुलना करना। ठीक है, तो हम तुलना कर रहे हैं, कंपेयर फर्स्ट एंड सेकेंड। तो क्या होगा, ये आएगा ओ सी अपॉन आई सी, ओ सी अपॉन आई सी इज इक्वल टू पी एफ अपॉन आई एफ, ऐसा आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कंपेयर करने के बाद इतना आ जाएगा। ये और ये यहाँ पे दो जादू हुए हैं, दो जादू किसकी सहायता से हुए हैं, थेल्स थ्योरम की सहायता से हुए हैं। ठीक है, भुजाओं का अनुपात लिया है हमने, कोई खतरनाक काम नहीं, समझ में आ गया होगा इतना आपके। अब देखिए आप इस फोटो में देखिए तो ओ सी कहाँ है, ओ सी देखो फ्रेंड्स, ओ सी ये रहा। ठीक है, अब इस ओ सी डिस्टेंस को मैं कैसे निकाल सकता हूँ, ये मान लीजिए देखो इस तरीके से है, लास्ट में हमारा पी है, एक एफ है, एक सी है और एक ओ है। देखो ये पी के बाद एफ और आई है क्या, ये आई, पी एफ आई सी ओ, पी एफ आई सी ओ। एन का कोई मतलब नहीं है, एन तो हमने ऐसे भी बना रखा। ठीक है, इस तरीके से अब हमको ये इस पूरी में से ये निकालनी है, पी ओ में से हमको निकालनी है ओ सी। तो कैसे निकालेंगे कि पी ओ में से पी सी घटा दो, पी ओ में से पी सी घटा दो, तो क्या निकलेगा फ्रेंड्स, ओ सी निकलेगा। मतलब हम ओ सी निकालने के लिए क्या करेंगे, पी ओ इस पूरे में से
इसको काट के फेंक दो, मतलब पी ओ में से क्या काट के फेंक दो, पी सी, तो क्या बचेगा हमारा, ओ सी बचेगा ये। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसी तरीके से समझने का कोशिश करें। आई सी कौन सी, ये निकालनी डिस्टेंस हमें ये, और सभी लेनी यहाँ से है, मान लो ये हटा दो यहाँ से, ये बचा है और हमको ये दूरी निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, पी सी में से क्या घटा दो, पी आई, इस पूरी में से ये काट के फेंक दो, तो क्या बचेगा, सी आई बचेगा, मतलब आई सी बचेगा। तो आई सी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पी सी में से पी आई को घटाना पड़ेगा, इस तरीके से फ्रेंड्स। और हमारा पी एफ जो है बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर है, इसका कुछ हम कर नहीं सकते हैं। अब आई एफ, अब देखो आई एफ कहाँ है, इसको घटा दो, अभी बचा हमारा आई एफ। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए टोटल में से ये घटा दो, टोटल क्या हमारा पी आई है, पी आई में से घटा दो क्या, पी एफ, इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको समझ में आ रहा है कि इनकी दूरियां मैंने इस तरीके, हम इसकी दूरियां इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे कुछ काम की चीज़ देखिए ज़रा, मैं लिख देता हूँ पहले। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखिए पी ओ जो होता है, पी ओ जो डिस्टेंस है, पी से लेकर ओ तक की जो डिस्टेंस है, उसे बोलते हैं ध्रुव से वस्तु तक की दूरी। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, ध्रुव से वस्तु तक की दूरी कहते हैं, जिसे हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो पी से यू तक की जो दूरी होती है वो क्या होती है, सॉरी पी से ओ तक की जो दूरी होती है वो होती है यू, ये क्या होती है, यू होती है। इसको लेंगे माइनस का, माइनस का क्यों लेंगे, क्योंकि प्रकाश किरण जा रही है इधर, हम नाप रहे हैं इधर, प्रकाश किरण की अपोजिट डायरेक्शन में नापेंगे तो दूरियां माइनस की लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब पी सी क्या होती है, ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी, ध्रुव ये रहा, वक्रता केंद्र ये रहा, यहाँ तक की दूरी को बोलते हैं आर। ठीक है फ्रेंड्स, क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। ठीक है, ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को आर बोलते हैं, और कैसी लेंगे, माइनस की लेंगे। ये पी सी है तो ये भी माइनस का आर आएगा, ये पी सी आर आ गया। पी आई क्या है, ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी, ध्रुव ये रहा और आई ये रहा, यहाँ तक की दूरी जो है प्रतिबिंब तक की दूरी कहलाती है। पी आई क्या होती है, ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी होती है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम वी से। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं फ्रेंड्स, वी से। और पी एफ जो है ध्रुव से फोकस तक की दूरी है, ध्रुव ये रहा और फोकस ये रहा, यहाँ तक की दूरी जो होती है वो फोकस दूरी होती है एफ। सारी माइनस की लेंगे, यू आर वी एफ सारी की सारी कैसी लेंगे, माइनस की लेंगे, क्योंकि प्रकाश किरण इधर जा रही है और सावरा हिसाब में हम उल्टा नाप रहे हैं, तो यू वी एफ आर सब कुछ माइनस का होगा इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, और पी आई क्या है, पी आई है वी, मानो माइनस का वी माइनस, और पी एफ हमारा एफ है, इस तरीके से हमने रख दी है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम फोटो में बताना चाहें तो यहाँ तक की दूरी जो है हमारी u रहेगी, और यहाँ तक की दूरी जो है r रहेगी, और यहाँ तक की दूरी v रहेगी, और ये दूरी रहेगी f। ठीक है, ये सारी दूरी यहाँ पे नापी जाती है। ध्रुव से वक्रता के, ध्रुव से वस्तु तक की दूरी u, और ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी r, और ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी v, और ध्रुव से फोकस तक की दूरी f। ये हमने रख दी हमने यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने रख दी, समझ में आ गया आपके। तो ये हमारा माइनस का u होगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस r और माइनस माइनस प्लस का v हो जाएगा, माइनस f अपॉन माइनस b और प्लस का f, ऐसा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इतना हो गया। अब हम जानते हैं कि आप इसको थोड़ा नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट लेके देखो फोटो कैसा आ रहा, बढ़िया आ रहा है, चलो ठीक है, आप इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, ये भी नोट कर देंगे, इसको हटाए तो थोड़ी जगह चाहिए मुझे, है ना, तो मैं इसको हटा देता हूँ। तो अब आप, हमने अभी जस्ट पहले सिद्ध किया था कि f बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, r/2 होता है। f बराबर क्या होता है, f बराबर r/2 होता है। तो r बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2f हो जाएगा, जहाँ जहाँ पर r है वहाँ क्या रख देंगे, 2f रख देंगे, क्योंकि हम रिलेशन जो निकाल रहे हैं u v f में निकाल रहे हैं, इसमें r नहीं होना चाहिए इसमें, जी हाँ फ्रेंड्स, r नहीं होना चाहिए। तो r को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, r बराबर 2f का इस्तेमाल करेंगे इसमें। ठीक है, चलिए लगते हैं, माइनस यू प्लस r की जगह 2f, r की जगह 2f प्लस b माइनस f अपॉन माइनस b प्लस ये। अब इनका करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, कैंची वाला गुणा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस v का इस u में करेंगे, इस v का इन दोनों में, फिर इस f का इन दोनों में,
तो ये इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यू वी। अब इसका इसमें करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 2vf। इस v का हमने दोनों में कर दिया, ठीक है। अब इस f का इन दोनों में करेंगे, f का जब इसमें करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का uf आएगा, और इसका इसमें कर देंगे तो प्लस का 2f स्क्वायर आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब इन दोनों का करेंगे माइनस का माइनस में तो प्लस का 2f स्क्वायर, और ये प्लस माइनस माइनस का vf। इससे ये टर्म कट गया, क्योंकि ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, या उससे उधर लगा तो माइनस का होगा, मतलब कट गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्या बचा हमारा, यू भी बचा, और ये यू एफ उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये उधर गया प्लस का हो गया, और ये भी उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 2vf, और पहले से चल रहा है vf यहाँ पर, ठीक है। तो u भी बराबर हो गया uf प्लस इसमें से ये जाएगा तो बचेगा vf। अब पूरे में भाग लगा दो u vf से, डी आई वी आई डी ई डिवाइड बाई यू वी एफ। तो यहाँ यू वी डिवाइड बाई यू वी एफ, यू एफ यू वी एफ प्लस वी एफ और यू वी एफ। इस पूरे में हमने भाग लगा दी किससे, यू वी एफ से। तो यहाँ 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 प्रत्येक के बट्टे में क्या लिख देंगे, यू वी एफ लिख देंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर कटा, वी एफ से वी एफ कट गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बच रहा है, यहाँ पर बच रहा है 1/f, यू भी कट गया, 1/f बचा बराबर। तो यहाँ पर 1/u और f कट गया, तो क्या बचा 1/b बचा यहाँ पर केवल। ऐसे यहाँ पर बचेगा 1/u, v और f कट जाएंगे। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन यू वी एफ और कॉनकेव मिरर, ठीक है। यह हमारा अवतल दर्पण के लिए यू वी एफ में संबंध है, ठीक है फ्रेंड्स। और यही संबंध होता है हमारा उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों के लिए हमारा यही संबंध है, ठीक है फ्रेंड्स। तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखें आगे, अब हम पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स उत्तल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि उत्तल अवतल के लिए दोनों के लिए एक जैसा होता है, ठीक है। अगर प्रश्न में आता है तो अवतल वाला आता है, उत्तल वाला नहीं आता है, लेकिन हम आपको करके दिखा देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो माना M1 M2 कोई अवतल दर्पण है, सॉरी उत्तल दर्पण है, जिसका ध्रुव P है फोकस सी वक्रता केंद्र, और इनको मिलाने वाली जो रेखा होती है वो मुख्य अक्ष होती है। ये है फोकस है, सी वक्रता केंद्र, ये वाला पॉइंट हमारा ध्रुव है, ठीक है। यहाँ पर वस्तु रखी है कहीं भी, ये वस्तु रखी है, इस वस्तु का नाम है ओ डैश। माना M1 M2 कोई उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P F फोकस सी वक्रता केंद्र, इसको मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष, और कोई वस्तु ओ डैश मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। मुख्य अक्ष पर कैसा रखी है, 90 डिग्री का कोण बनाकर रखी है, ठीक है। तो जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है तो दर्पण किसी बिंदु ए पे जाके मिलती है, और परावर्तन के पश्चात क्या है, मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है, इसमें प्रतीत होती है, ठीक है। तथा दूसरी आपतित किरण वक्रता केंद्र पर डालते हैं, ठीक है, और परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम वापस लौट आती बिंदु बी पर मिलती है, ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से। तो यहाँ पर एक, तो दोनों प्रकाश किरण कहाँ पर काट रही हैं, ये हमारा आई और आई डैश, आई डैश इस वस्तु का सीधा आभासी वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिए, और यहाँ पर मैं एक अभिलंब डाल देता हूँ, जैसे हमने भी डाला पिछले वाले में। ये पॉइंट हमारा एन है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम क्या कर रहे हैं, इन द ट्राइंगल ओ डैश सी एंड ट्राइंगल ओ डैश सी, ये वाला ट्राइंगल हो गया, और एक ट्राइंगल ले लिया हमने आई डैश सी। ये कैसे फ्रेंड्स, समकोणिक है दोनों। ये कैसे फ्रेंड्स, समकोणिक है। तो ये दोनों कैसे समकोणिक है, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। एक इस टाइप से बन रखा है, एक इस टाइप से, दिस इज ओ डैश सी, दिस इज आई एंड आई डैश, इस तरीके से। तो आपको नज़र आ रहे हैं कि ये कोण 90 है, ये भी 90 है, और ये वाला एंगल जो है दोनों ट्राइंगल में मिल रहा है। तो दो त्रिभुज के दो कोण बराबर हो गए। यकीनन इसका तीसरा कोण ये वाला इसके बराबर होगा। तो मतलब हम कह सकते हैं कि ये समकोणिक त्रिभुज है। कैसे त्रिभुज है फ्रेंड्स, समकोणिक त्रिभुज है। और समकोणिक त्रिभुज जब होते हैं तब हम वहाँ पर लगाते हैं थेल्स थ्योरम। क्या लगाते हैं, थेल्स थ्योरम लगाते हैं। तो यहाँ पर थेल्स थ्योरम लगाएंगे, इसमें लेंगे ओ डैश सी अपॉन ओ सी,
तो इसकी क्या लेंगे, इसकी लेंगे आई डैश अपॉन आई सी, ऐसे लेंगे। अब मैंने बताया था पिछले वाले में ये डैश डैश ना एक तरफ कर लो, ओ डैश अपॉन आई डैश इज इक्वल टू, ये कौन जाएगा ऊपर ओ सी और ये नीचे आई सी। ये इक्वेशन हमारा 1 हो गया फ्रेंड्स, ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब देखिए नाउ इन ट्राइंगल एफ एन ए एंड ट्राइंगल आई डैश एफ। तो ये देखिए इस बार ये एन ए और एफ, एन ए एफ, ये आई डैश। देखो एफ ये रहा, आई रहा, एन रहा, ए रहा, आई डैश रहा, ये रहा। तो ये 90 है, ये 90, ये वाला एंगल दोनों मिल रहा है, तो ये भी समकोणिक हो गए, ठीक है। ये कैसे हैं, समकोणिक है। और जब समकोणिक होते हैं तो क्या लगाते हैं, थेल्स थ्योरम लगाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। समकोणिक जब होते हैं तो थेल्स थ्योरम लगा देते हैं, क्योंकि ये सिमिलर ट्राइंगल है। जब दो त्रिभुज के तीनों कोण एक जैसे हों तो समकोणिक कहते हैं, या फिर कहते हैं और सिमिलर ट्राइंगल, समरूप त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ भी हम लगाएंगे, तो यहाँ लगाएंगे ए एन, इसकी लेंगे जब ए एन, हाँ ए एन अपॉन एन एफ। जब ए एन अपॉन एन एफ लेंगे तो उसमें लेंगे आई डैश अपॉन आई एफ, इस तरीके से लेंगे। और हमको पता है कि ओ डैश बराबर किसके है, ए एन के, माने जो दूरी ये है वही दूरी ये है। इसके स्थान पर तो ले लेंगे हम क्या, ए एन के स्थान पर ले लेंगे ओ डैश। और हमको पता है कि एन जो है पी के बहुत पास में है, बिंदु एन पी के अति समीप है। अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब है कि एन एफ के स्थान पर हम जो हमारा एन एफ है उसके स्थान पर ले सकते हैं पी एफ। एन एफ का गिनती कर लो, जोड़ लो, मतलब एन एफ लिख लो या पी एफ लिख लो, क्योंकि एन पॉइंट इज द वेरी नियरेस्ट टू पी। अतः बिंदु एन क्या है, पी के बहुत पास में है। इसका मतलब हो गया फ्रेंड्स, इसका मतलब हो गया कि जो हमारे डिस्टेंस एफ एन है उसको हम लिख सकते हैं एफ पी लिख सकते हैं, ठीक है, एफ पी या पी एफ लिख सकते हैं इस तरीके से। तो इसके स्थान पर तो आ गया ओ डैश, और इसके स्थान पर आ गया पी एफ इज इक्वल टू आई डैश अपॉन आई एफ। अब मैंने क्या बताया कि डैश डैश वाली पार्टी एक तरफ कर ली, तो यहाँ पर ओ डैश एंड डिवाइडेड बाय आई डैश, ये नीचे आ गया, इसे ग्रुप बना लो, पी एफ अपॉन जो होगा हमारा आई एफ। ये क्वेश्चन हो गया दूसरा, ठीक है फ्रेंड्स। ये जैसे हमने पिछला वाला किया अवतल वाला, वैसे ही कर रहे हैं सेम, ठीक है। थेल्स थ्योरम लगा रहे हैं, बस फोटो चेंज हो गया थोड़ा सा, ठीक है। ये इतना समझ में आ गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, कंपेयर करते थे, कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड। तो कंपेयर जब करेंगे तो जो चीज़ बराबर है उसको छोड़ देंगे, और जो बराबर नहीं है उसको बराबर रख देंगे हम, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ होने वाला है जादू, ओ सी अपॉन आई सी इज इक्वल टू पी एफ अपॉन पी आई या आई पी या पी आई एक ही बात है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो ओ सी, नहीं हाँ ओ सी देखना, ओ सी यहाँ तक की दूरी क्या होगी, ये दूरी होगी ये वाली, ये होगी पी ओ प्लस पी सी। इस ओ सी को हम लिख सकते हैं पी ओ प्लस पी सी, ये प्लस ये इज इक्वल टू ये, यस, ठीक है। अब आई सी देखिए, आई सी कहाँ है, आई सी ये रही, ये वाली डिस्टेंस हमारी आई सी। तो ये कैसे निकालेंगे, पी सी में से आई सी है, हाँ आई सी ये, तो पी सी में से क्या हटाना पड़ेगा, पी आई हटाना पड़ेगा, ये पी सी में से, पूरे में से अगर पी आई घटा दूँ, पूरे में से ये काट के फेंक दूँ तो क्या बचेगा, आई सी बचेगा, यस, ठीक है फ्रेंड्स। और हमारा पी एफ तो बढ़िया लग रहा है, पी एफ बढ़िया है, और पी आई ये रहा, तो पी आई हमारा, तो पी से ओ तक की दूरी जो हमने अवतल के लिए लिखी थी वही उत्तल के लिए होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ध्रुव से वस्तु तक की दूरी होती है हमारी यू, और ध्रुव से वक्र तक केंद्र तक की दूरी यहाँ पे होती है प्लस का आर,
क्योंकि ये किरण इधर जा रही है और इधर ही नाप रहे हैं, मतलब हम बता दें चिन्ह पर पार्टी में कि राइट साइड में नापते हैं तो पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में नापते हैं तो नेगेटिव होता है फ्रेंड्स। ठीक है, राइट साइड में सारी दूरियां इधर की पॉजिटिव ली जाएंगी, इधर की नेगेटिव ली जाएंगी। तो फिर से पी सी है नीचे, पी सी, फिर से प्लस का माइनस पी आई, पी आई यहाँ तक की दूरी पी आई, मतलब ध्रुव से प्रत्युंग तक की दूरी होती है वी, और कैसी दी जाएगी, प्लस की दी जाएगी। और पी एफ ये फोकस दूरी कैसी रहेगी, प्लस की रहेगी, क्योंकि इधर नाप रहे हैं। ध्रुव से फोकस तक की दूरी पी एफ होती है पी आई, मतलब वही प्लस की वी। तो ये हो गया माइनस का यू प्लस आर अपॉन आर और माइनस का v इज इक्वल टू एफ अपॉन वी, इस तरीके से हो गया। और हम जानते हैं कि f बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, r बाई 2 होता है। तो r बराबर कितना हो जाएगा, 2f हो जाएगा। तो r के स्थान पर क्या रख देंगे, 2f, जहाँ पर r है वहाँ रख देंगे 2f, इस तरीके से रख दिया हमने। इसका गुणा करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। एक छोटी सी मिस्टेक फ्रेंड्स, ये आई एफ से बन गया पी आई, मतलब आई है और यहाँ पर एफ है, मतलब यहाँ पर आई एफ है, आई एफ है। तो अब हम यहाँ पर आई एफ निकालेंगे, आई एफ ये जो निकालेंगे, ये डिस्टेंस से निकालेंगे आई एफ। तो पी एफ में से हमको, पी एफ में से हमको क्या घटाना पड़ेगा, पी आई घटाना पड़ेगा, पी आई घटाना पड़ेगा इस तरीके से। तो पी एफ ध्रुव से फोकस तक की दूरी एफ होती है, प्लस की दी जाएगी, माइनस पी आई ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी दी होती है, प्लस की दी जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा एफ माइनस वी, इस तरीके से हो जाएगा, एफ माइनस वी इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस का यू एफ आएगा, और इसका इसमें करेंगे तो प्लस का 2f स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस बी का माइनस यू में करेंगे तो प्लस का यू वी हो जाएगा, और ये माइनस का 2v f हो जाएगा। इस इन दोनों का इसमें गुणा कर दिया, इसका गुणा करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2f स्क्वायर होगा, ये करेंगे माइनस का वी एफ होगा, तो 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कट गया। ये क्या काट डाला हमने, 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कट गया। अब हमारे पास यहाँ क्या बचा, यू भी बचा, ये यू एफ हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा ये प्लस का हो जाएगा, और पहले से यहाँ पर क्या है माइनस का ये, तो यू एफ इसमें से घटाएंगे तो प्लस का वी एफ बचेगा, और डी आई वी आई डी ई डिवाइड बाई यू वी एफ, तो ये आएगा 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने देखा, एनालिसिस किया कि उत्तल दर्पण द्वारा या अवतल दर्पण द्वारा यूवीएफ में संबंध जो था एक ही था। ठीक है, लेकिन फिगर दोनों के अलग थे, अलग अलग थ्योरी है। ठीक है, और करने का मेथड सेम है, तो आप समझ में आ गया होगा आपके। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार इसको ज़रा स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लें। अब देखें अगला, अब देखिए रेखीय आवर्धन। तो रेखीय आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, प्रतिबिंब की लंबाई क्या है और वस्तु की लंबाई क्या है, इन दोनों का अनुपात जो होता है वो रेखीय आवर्धन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं और आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो माना M1 M2 कोई अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, F फोकस, C वक्रता केंद्र, और इनको मिलाने वाली जो रेखा है वो मुख्य अक्ष है। ठीक है फ्रेंड्स, इनको मिलाने वाली रेखा क्या है, मुख्य अक्ष है, और इस मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु रखी है और उस वस्तु का नाम है ओ डैश। ठीक है, मुख्य अक्ष पर जो वस्तु रखी है उसका नाम है ओ डैश। तो एक किरण हम यहाँ पे मुख्य अक्ष के समांतर डाल रहे हैं इस तरीके से। तो आपको पता है दर्पण के किसी बिंदु पर जाकर मिलती है, उस बिंदु का नाम हम ए देते हैं। तो ये किरण कहाँ से गुजरती है, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरती है, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है, तथा दूसरी आपतित किरण हम गुजार रहे हैं वक्रता केंद्र से, तो दर्पण की किसी बिंदु बी पे जाके मिली, परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो थोड़ी सी डिजाइन और बना देते हैं मुझे। ये क्या हो गया, डिजाइन बढ़िया नहीं बन रही। ये डिजाइन कुछ इस प्रकार रहेगी।
ठीक है फ्रेंड्स, तो दो किरण तो आपको इजीली समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। अब हमको पता है यहाँ पर ये हमारा विलंब का कार्य करेगी, जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये है, ठीक है। अच्छा इमेज कहाँ बनेगी, इमेज तो ये रही इसकी। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, दर्पण के किसी बिंदु ए पर जाके मिलती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, तथा दूसरी आपतित किरण वक्रता केंद्र से गुजर रही है, दर्पण के किसी बिंदु बी पर जाके मिलती है, तथा परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। दोनों परावर्तित किरणें कहाँ पर काट रही हैं, आई डैश पर काट रही है। तो आई डैश जो है वस्तु ओ डैश का उल्टा वास्तविक वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है फ्रेंड्स, ये बात है, ठीक है। अब इसमें हमको देखना है समकोणिक की स्थिति कहाँ बन रही है। देखो ये 90 डिग्री है, चलो ये 90 डिग्री है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम देख रहे हैं इन ट्राइंगल ओ डैश पी एंड ट्राइंगल आई डैश पी कैसे हैं, समकोणिक हैं। अच्छा आपको नहीं दिख रहे, अच्छा चलो देखो देखो देखो, ये 90 है, ये 90 है, मैंने बताया जितना कोण ये है उतना ही कोण ये है, तो आपको मालूम है ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये वाला कोण इसके बराबर होगा। तो अब ये वाला जो बचा ये वाला कोण यकीनन इस वाले कोण के बराबर होगा, ठीक है। अगर ऐसी बात है तो हम यहाँ क्या लगा सकते हैं, थेल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। और थेल्स थ्योरम कैसे लेंगे, इसकी मैंने ले ली ओ डैश और पी ओ डैश और ले ली हमने पी ओ। तो इसमें लेंगे इसकी लंबवत ली, तो इसकी लंबवत क्या है हमारी आई डैश है। फिर इसके बाद ये वाली साइड ली तो यहाँ पे क्या लेंगे पी आई लेंगे, पी आई इस तरीके से। ये कहाँ से, थेल्स थ्योरम से, ये थेल्स थ्योरम से, मतलब इसके अपॉन में ये ले रहे हैं तो इस यहाँ पे इसके अपॉन में ये लेंगे। दोबारा समझे, इसके अपॉन में ये साइड ले रहे हैं, देखो ओ डैश अपॉन ये ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लेंगे, ये अपॉन ये लेंगे, इस तरीके से लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम क्या करते हैं, डैश डैश वाली पार्टी एक तरफ करते हैं। आज ना हम इसको इसके ऊपर ले आते हैं, तो ये हो गया पी आई अपॉन पी यू इज इक्वल टू आई डैश अपॉन ओ डैश, ठीक है। तो आई डैश जो है उसे बोलते हैं हम इमेज लेंथ, इमेज की लंबाई। तो इमेज लेंथ को हम बोल रहे हैं आई, क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स, आई बोल रहे हैं, और काय का बोल रहे हैं माइनस का, क्योंकि नीचे की ओर जो नापेंगे वो माइनस की और ऊपर की ओर जो नापेंगे प्लस की। तो आई जो है माइनस का रहेगा, और जो वस्तु जो रखी है ऊपर की ओर वस्तु तक की लंबाई को बोलते हैं ऑब्जेक्ट लेंथ को ओ फॉर ऑब्जेक्ट लेंथ और आई फॉर इमेज लेंथ, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो रहेगी ये प्लस की रहेगी, ओ डैश की जो लंबाई है वस्तु की लंबाई ये वाली धनात्मक रहेगी और ये वाली कैसी रहेगी, ऋणात्मक रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए पी ये रहा और आई ये रहा, ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी होती है v, और काय की लेंगे माइनस की लेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि किरण जा रही है उधर और इधर नापेंगे सारी वैल्यू माइनस की, और इधर नापेंगे सारी वैल्यू प्लस की, इधर सारी प्लस की इधर सारी माइनस की, ठीक है। अब इसके बाद पी ओ मतलब ध्रुव से वस्तु तक की दूरी माइनस का u, तो माइनस से माइनस कट गया, ये हमारे पास क्या आ गया कि v अपॉन यू इज इक्वल टू माइनस आई अपॉन ओ, ऐसा आ गया, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं आई अपॉन ओ बराबर माइनस का v अपॉन यू, ये होता है हमारा रेखीय आवर्धन। क्या परिभाषा होगी इसकी कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई, दिस इज प्रतिबिंब की लंबाई इमेज लेंथ एंड दिस इज ऑब्जेक्ट लेंथ। द रेशियो क्या होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन कहलाता है। द रेशियो ऑफ इमेज लेंथ एंड ऑब्जेक्ट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। हिंदी में बोले तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, जबकि दोनों दूरियां लंबवत नापी गई हैं। ध्यान रहे कि दोनों दूरियां लंबवत हो, परपेंडिकुलर, ऐसे नहीं कि एचडी नाप लो, ठीक है ना, दोनों दूरियां लंबवत नापी गई हो। तो आप परिभाषा लिख सकते हैं रेखीय आवर्धन की। रेखीय आवर्धन की क्या परिभाषा हो जाएगी, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को कहते हैं रेखीय आवर्धन, जबकि दोनों दूरियां लंबवत नापी गई हो। और फॉर्मूला ये रहा आपके सामने, ठीक है फ्रेंड्स। थोड़ा सा और देख लीजिए और लास्ट टॉपिक देख लो जरा। टॉपिक तो बहुत सारे होते हैं लेकिन आपके लेवल भी इतना काफ़ी है जितना बताया जा रहा है। संयुग्मी फोकस,
संयुग्मी फोकस क्या होता है, किसी एक वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बने या दूसरी वस्तु का प्रतिबिंब एक बिंदु पर बने, उसको संयुग्मी फोकस कहते हैं। जैसे कि एक फोटो के माध्यम से समझाता हूँ मैं आपको। ऐसा मान लो कि ये ऑब्जेक्ट एक बिंदु, ये है एक बिंदु, ये वस्तु ए है, ये वस्तु बी है। यहाँ पर एक वस्तु रखी है, इसका प्रतिबिंब बन जाए इस पर बी पर, ठीक है। यहाँ पर जो वस्तु रखी है इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बन जाए, इस पर बन जाए, ऐसा या फिर ऐसा। इसका प्रतिबिंब ऐसा ऐसा बनेगा, ऐसे ऐसे बनेगा। मतलब ए पर वस्तु रखी है, उसका प्रतिबिंब बी पर बन जाए, या बी पर रखी है, उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बन जाए, ए पर बन जाए। तब ऐसे दो बिंदुओं को क्या कहते हैं, संयुग्मी बिंदु कहते हैं। उन दो बिंदुओं को संयुग्मी बिंदु कहते हैं जिनमें से किसी एक वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बने। ठीक है फ्रेंड्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे लगाएंगे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।